नमस्कार दोस्तों, मैं मानवी आप सभी का स्वागत करती हूँ पैरानॉर्मल पिरामिड में। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने एक कहानी लेकर आ रही हूँ जो कहानी रश्मि की है और भरतपुर के पास वो एक टाउन में रहने वाली हैं। लेकिन मैं उस टाउन का नाम रिवील नहीं कर सकती क्योंकि किसी की प्राइवेसी रिवील करना अच्छी चीज़ नहीं है। आज मैं कहानी की शुरुआत में ही आपको बता दूं कि कहानी आज लंबी होने वाली है और इसे मुझे कुछ भी करके 2 भागों में डिवाइड करना ही पड़ेगा। मैं इसको रिकॉर्ड अभी कर रही हूँ लेकिन एडिटिंग करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 2 अलग पार्ट्स में इसको आपके सामने रिलीज करूंगी। तो हम चलते हैं रश्मि की कहानी की तरफ। रश्मि उस टाउन में रहने वाली चुनिंदा लड़कियों में से एक हैं जिन्हें कॉलेज जाने का मौका मिलता है। 90s की ये बात है और उस टाइम पे इनफैक्ट आज भी बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे लोग एडमिशन ले लेते हैं और क्लासेस नहीं अटेंड करते हैं, सीधे एग्जाम्स देते हैं, पर वो रेगुलर पढ़ाई कर रहे होते हैं। और ऐसा ही कॉलेज था रश्मि का। तो फीमेल्स बहुत कम आया करती थी और रश्मि उन फीमेल्स में से थी जिसके घर वालों ने उसको कॉलेज जाने के लिए सपोर्ट किया और वो उस पर काम काज का भार था वो नहीं डाला करते थे और रश्मि कॉलेज जाया करती थी। रश्मि कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक थी। लड़के उसके पीछे भागा करते और वो इन सब चीज़ों को बहुत एंजॉय करती थी और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से उसका दिमाग भी 7वें आसमान पर था। रश्मि कोई बहुत स्वीट लड़की नहीं थी। अपने कॉलेज डेज में अपने आप पे काफ़ी गुरूर करने वाली लड़कियों में से एक थी जिसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ा और वही स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कैसे बात रश्मि के कॉलेज के फर्स्ट ईयर की है। लेट 90s का टाइम था ये और जितनी भी लड़कियां थी, एक तो क्लास में लड़कियां कम थी तो वो एक गैंग में ही रहा करती थी, 8-10 जो भी लड़कियां थी। आए दिन रश्मि को किसी ना किसी से फ्रेंडशिप का प्रपोजल मिलता। रश्मि तो एंजॉय कर रही होती थी लेकिन उसकी जो फीमेल फ्रेंड्स थी उनको उस चीज़ से थोड़ी जेलसी होती थी कि भाई हमेशा इसको ही प्रपोजल मिलता है, हमें कोई नहीं पूछता। लेकिन फिर भी क्योंकि वो क्वीन की तरह थी तो उसके साथ साथ वो भी रहती थी। और रश्मि क्या करती थी कि जब उसको कोई भी फ्रेंडशिप के लिए प्रपोज करता या कोई भी अपनी फीलिंग्स का इजहार करता तो वो हमेशा उस इंसान का मजाक उड़ाया करती थी। तो इस वजह से लोगों को पता भी था, तो कई लोग तो मजे भी लेने के लिए उसके पास आते थे, कई नहीं भी आते थे। तो ऐसा सब कुछ चलता था कॉलेज में। वहीं उस कॉलेज में एक अनूप नाम का लड़का पढ़ता था जो रश्मि का सीनियर था और अनूप देखने में गुड लुकिंग नहीं था, ऊपर से डार्क कॉम्प्लेक्शन और उसके गाल पे चोट का एक बहुत ऐसे स्क्रैच करके निशान बना हुआ था। तो अनूप देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और उसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस बहुत लो था। लाइक वो रश्मि को बहुत करता था लेकिन कभी उसकी कहने की हिम्मत नहीं हुई। तो होता है ना, आप अंदर ही अंदर किसी को पसंद कर रहे हो और आपके फ्रेंड्स को भी वो चीज़ समझ आ जाती है। तो अनूप के फ्रेंड्स को भी वो चीज़ समझ में आ गई थी और वो रश्मि का नाम लेके उसको चिढ़ाया करते थे जिससे वो शर्मा जाता। लेकिन बस इतना ही था। धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती चली गई और अनूप को फाइनली रियलाइज हुआ कि वो रश्मि को लाइक करने लगा है। अब वो जब भी कॉलेज आता तो उसकी आंखें सिर्फ रश्मि को ढूंढती, रश्मि क्या कर रही है। जिस दिन रश्मि कॉलेज नहीं आती वो परेशान उठता कि क्या हुआ, कोई परेशानी हो गई। और ये चीज़ बहुत बढ़ गई थी। तो अनूप के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो रश्मि से जाके बात कर सके। तो रश्मि के ग्रुप में एक लड़की थी सुनीता करके जो अनूप के एक फ्रेंड की सिस्टर थी। तो उसके साथ अनूप ने अपनी थोड़ी सी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग की और अब हालत ये थी कि सुनीता और अनूप घंटों घंटों बात किया करते। अक्सर अनूप रश्मि के बारे में सुनीता से पूछता तो सुनीता को कहीं ना ये आइडिया होने लगा था कि कहीं कुछ तो चक्कर है। लेकिन वो जब भी अनूप से पूछती वो हमेशा ही कहता था नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो नॉर्मली बात कर रहा हूँ। क्योंकि कॉलेज में ज्यादातर लोग रश्मि के बारे में पूछते हैं और मैंने सुना है वो कुछ मजाक उड़ाती है लोगों का, ये वो करके वो इनडायरेक्टली घुमा फिरा के बातें करता था। सुनीता को खुद रश्मि का जो एटीट्यूड था वो बिल्कुल पसंद नहीं था। अब जब आप खूबसूरत हो, आपको इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही हो तो आप में थोड़ा बहुत घमंड तो आ ही जाता है। लेकिन रश्मि का तो दिमाग बिल्कुल खराब था। सुनीता से बातें करते वक्त अनूप को भी रियलाइज हो गया कि सुनीता रश्मि को कुछ खास पसंद नहीं करती। इन लोगों की जो फ्रेंडशिप है वो बहुत सुपरफिशियल सी है। अब उधर सुनीता ने क्या किया कि रश्मि को अनूप के नाम से चिढ़ाना शुरू कर दिया।
इनिशियली रश्मि उसको नॉर्मल तरीके से लेती थी, कोई बात नहीं, लेकिन अब उसे वो चीज पसंद नहीं आने लगी। रश्मि को अपनी खूबसूरती का इतना घमंड था कि उसको अपना नाम अनूप के नाम के साथ जोड़े जाना इतना बुरा लगने लगा कि अनूप की जैसे कोई हैसियत ही नहीं है। इधर सुनीता ने मजे लेने के लिए अनूप के साथ ये बातें करनी शुरू कर दी कि रश्मि उसके बारे में पूछती है, उसको पसंद करती है, मतलब कुछ उसको वो वैसे हिंट्स देती कि अनूप को लगा कि शायद रश्मि भी उसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड है, अगर कुछ नहीं हुआ तो बात तो कर ही ले। ये सब इसी तरीके से चल रहा था कि फाइनली अनूप ने सोचा कि अब बहुत हो गया, मेरे कॉलेज का लास्ट ईयर है और मुझे रश्मि से अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करनी चाहिए। और वो हिम्मत जुटा के छुट्टी के बाद रश्मि के साथ बात करने गया। रश्मि अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर निकल रही थी कॉलेज के गेट से। अनूप वहीं पे गया और उससे बोला, रश्मि मुझे तुमसे बात करनी है। अनूप को देख के जैसे रश्मि को ना इतना गुस्सा आया कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की, और एक तरफ वो खुश भी हो रही थी कि आज उसे मौका मिल गया, मैं इसको ऐसा जलील करूंगी कि इसका दिमाग ठिकाने लगा दूंगी। तो रश्मि ने उसको बोला, हाँ बोलो क्या बात करनी है, यहीं बात करूंगी। अनूप ने उसको बोला, थोड़ा साइड में आओगी, थोड़ा अकेले में बात करनी है। रश्मि ने बोला, नहीं तुम्हें जो बात करनी है यहीं पे करो, ये मेरे फ्रेंड्स हैं, इनके सामने ही बात करो। रश्मि बस यही चाह रही थी कि अनूप कुछ भी बोले और वो उसको सबके सामने जलील करे। अनूप थोड़ा तो संकोच में था ही, पर फिर भी उसे लगा कि अगर मैंने आज नहीं बोला तो मैं कभी भी नहीं बोल पाऊंगा, और उसने रश्मि को फ्रेंडशिप के लिए प्रपोज कर दिया। द मोमेंट उसने बस इतना बोला, रश्मि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, रश्मि ने उसके आगे कुछ सुना भी नहीं, आप देखा ना कहा, वो बरस पड़ी उसके ऊपर। मतलब लिटरली रश्मि ने ये तक सुनने की कोशिश नहीं की कि वो कह क्या रहा है, और वो शुरू हुई। और रश्मि के जो शब्द थे वो कुछ इस तरीके के थे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात करने की, तुमने कभी शक्ल देखी है अपनी, घटिया इंसान, जिससे तुम्हारी शादी होगी ना उसको भी रात में भूत प्रेतों के सपने आएंगे, और जब वो सुबह तुम्हें उठकर देखेगी तुम तो भूत से भी भयानक उसे देखोगे, वो तो बेचारी वैसे ही मर जाएगी। कभी अपनी आईने में शक्ल देखना, तुम्हें तो मर जाना चाहिए किसी की जिंदगी बर्बाद करने से पहले। अपनी शक्ल देख, अपनी औकात देख, मुझे देख, मेरी शक्ल देख, तेरी शक्ल भिखारी वाली है और तेरे ख्वाब राजकुमारी पाने के हैं। और पता नहीं जाने क्या क्या उसके सिर्फ और सिर्फ लुक्स को लेके, उसकी पर्सनालिटी को लेके उसने उसे इतना बुरा भला कहा, और वो इतनी जोर जोर से चिल्ला रही थी कि उसकी फ्रेंड्स के अलावा जो वहाँ आसपास के लोग थे वो भी इकट्ठे हो गए थे। और अनूप का हाल ये था कि मानो जमीन अभी फट जाए और वो उसमें समा जाए, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो बिल्कुल शॉक में चला गया। रश्मि की फ्रेंड्स उसको वहां से खींचते हुए ले गई, पर अनूप वहां पे खड़ा रहा, मतलब वो हिल भी नहीं रहा, उसे कुछ होश नहीं है कि उसके साथ हो क्या रहा है। अनूप के कुछ फ्रेंड्स आए, उन्होंने उसको थोड़ा सा कन्विंस किया, कंसोल किया, उसको बोला इसका दिमाग खराब है, सबके साथ ऐसी मजाक उड़ाती है, सबके साथ बकवास करती है, चलो यहाँ से। और अनूप के ना बस आंखों में से आंसू चले जा रहे हैं और वो खड़ा हुआ है बिल्कुल। जैसे तैसे करके उसके फ्रेंड्स उसे वहां से लेकर गए, वो सीधे घर गया, अपने रूम में गया, उसने रूम अंदर से बंद कर लिया। अनूप की मम्मी थोड़ा सा परेशान हुई कि क्या हुआ है, ऐसा कभी नहीं करता है, खाना वाना नहीं खाया इसने। तो उन्होंने काफ़ी नॉक किया, उसने दरवाज़ा खोला और गुस्से में अपनी मम्मी को बोला, मम्मी मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं थोड़ा परेशान हूँ, मेरे सर में दर्द है और मुझे बस सोना है। 3 दिन तक अनूप हजारों आंसू रोया है। हर वक्त उसके दिमाग में रश्मि के बोले हुए शब्द चलते रहे। जवानी के नशे में चूर रश्मि ने अनूप पे जो शब्दों के बाण चलाए थे, उन बाणों ने अनूप को पूरी तरह जख्मी कर दिया था। 2-3 दिन बाद अनूप थोड़ा थोड़ा नॉर्मल हुआ, पर वो कॉलेज नहीं गया। 1 हफ्ता उसको हिम्मत जुटाने में लगा कि वो कॉलेज जा सके। और 1 हफ्ते बाद जब वो कॉलेज गया तो उसको जो भी मिल रहा था, देख रहा था, सब बात कर रहे थे, पर उसको यही लग रहा था जैसे सब उसका मजाक उड़ा रहे हो, उसी के बारे में बात कर रहे हो, और वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा था। तभी रश्मि अपनी फ्रेंड्स के साथ उसके सामने से पास हुई, और रश्मि को यहाँ पर भी चैन नहीं था। वहां भी उसको ना एक sarcastic स्माइल देके बोला कि कुछ लोगों को इतनी शर्म नहीं होती कि इतना जलील होने के बाद फिर भी अपना मुंह दिखा देते हैं। अनूप ने उस वक्त रश्मि को कुछ नहीं बोला और वो वहां से चुपचाप चला गया, पर अब उसके अंदर ना एक वो फीलिंग आ गई थी कि इस लड़की को ना मुझे सबक सिखाना है। उसको इस चीज से बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं थी कि रश्मि ने उसे रिजेक्ट कर दिया। अगर रश्मि उसे नॉर्मल तरीके से रिजेक्ट कर देती तो वो शायद इतना हर्ट नहीं होता, लेकिन उसके लुक्स को लेके, फ्यूचर को लेके, उसकी पर्सनालिटी
को लेके रश्मि ने जो तंज कसे थे, उसे ना बार बार जलील करते थे। वो अपनी शक्ल देखता शीशे में तो उसे खुद से प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती कि मेरे साथ ऐसा क्यों है। कॉलेज में अब उसके फ्रेंड्स भी उससे थोड़ी फिरकी लेने लगे इस चीज़ को लेके, तो ये चीज़ें उसे लगातार हर्ट कर रही थी। और वहाँ पे रश्मि उसको जब भी देखती तो वो उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देती। और इन सब चीज़ों ने उसे इतना तोड़ दिया कि उसे लगा कि या तो वो एक शहर ही छोड़ दे या दुनिया ही छोड़ दे। मतलब इतना ज़्यादा वो उसको हर्ट किया था रश्मि ने। अब अनूप डिप्रेशन में भी आ गया था और उसने थोड़ा अकेला रहना शुरू कर दिया था। तो एक दिन अनूप पेड़ के नीचे बैठा हुआ था कॉलेज में ही, तो सुनीता उसके पास आई। तो सुनीता ने उसको काफ़ी कंसोल किया, उसको बोला रश्मि का थोड़ा सा ऐसे ही एटीट्यूड है, मैंने तुमसे कहा था वो लड़की ठीक नहीं है, ये वो करके। अनूप ने सुनीता के साथ बोला कि उसको जो भी था वो मुझे मना कर देती, लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और बोलते बोलते ना अनूप के आंसू निकल आए। तो सुनीता अनूप को बोलती है अगर तुम्हें मौका मिलेगा तो उसको सबक सिखाना चाहोगे। अनूप बोलता है क्यों नहीं सिखाना चाहूँगा, उसने जो मेरे साथ किया है उसको भी ये बेइज्जती फील हो कि उसने किया क्या है। और सुनीता भाप गई थी कि अनूप उससे बहुत एग्रेसिवली रिवेंज लेना चाहता है। तभी सुनीता अनूप से पूछती है क्या तुम ब्लैक मैजिक पे भरोसा करते हो। ये सुन के अनूप एक बहुत वियर्ड सा लुक उसे देता है, पर इस टाइम अनूप सिर्फ और सिर्फ रिवेंज लेने के मूड में था। सुनीता अनूप को बताती है कि वो एक तांत्रिक को जानती है जो ये काम करता है और वो उसकी हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट डे अनूप तांत्रिक के पास जाता है और उसको बताता है कि मुझे ऐसे ऐसे काम करवाना है, मुझे हेल्प चाहिए। तांत्रिक उससे डिमांड रखता है तो मुझे 5,000 रुपये दे दो और उस लड़की का फोटो दे दो, मैं ये काम कर दूंगा। एक स्टूडेंट के लिए 5,000 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट है और ये लेट 90s की बात है। पर अनूप बहुत गुस्से में है और वो तांत्रिक को बोलता है मुझे 2-3 दिन का टाइम दो और मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। वो घर जाता है, पूरी जुगाड़ लगाता है, कहीं ना कहीं से करके वो 3,500 रुपये इकट्ठे कर लेता है। 4 दिन बाद तांत्रिक के पास वापस आता है, कहता है महाराज मैं सिर्फ 3,500 रुपये इकट्ठे कर पाया हूँ और इतनी ही मेरी हैसियत है, आप मेरी मदद करो, मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है। तांत्रिक कन्विंस हो जाता है उससे और उससे बोलता है कि मुझे उस लड़की का एक फ़ोटो दो। सुनीता से अरेंज करवा के वो रश्मि का एक फ़ोटो भी मंगवा लेता है और वो उस तांत्रिक को दे देता है। तांत्रिक उससे बोलता है सैटरडे को तुम सुबह 3:30 बजे मेरे पास आना, एक पूजा मैंने करनी है और उसके बाद मैं तुम्हें कुछ दूंगा और बताऊंगा क्या करना है। अनूप सैटरडे को ठीक 3:30 बजे तांत्रिक के पास पहुंच जाता है। वो अंदर अपना कुछ पूजा में व्यस्त है और अनूप को उसके चेले ने बाहर बिठा रखा हुआ है। थोड़ी देर बाद तांत्रिक बाहर आता है, अनूप को एक पुड़िया में कुछ देता है थोड़ा सा और उसको बोलता है कि ये उस लड़की को कैसे भी तुम आज खिला दो। तो अनूप कैसे खिलाएगा उसको, अनूप और रश्मि की तो कोई बातचीत ही नहीं है, तो ये सब पहुंचेगा कैसे रश्मि तक, सुनीता के थ्रू, जाहिर सी बात है। अब अनूप के दिमाग में एक आइडिया आता है, वो आधा किलो लड्डू खरीदता है मोतीचूर के और उसमें से ना एक लड्डू में मसल के वो सारा का सारा जो भभूति होती है उसमें डाल देता है और उसको वापस से लड्डू की फॉर्म में कर देता है। और उसके बाद कॉलेज जाता है, सुनीता को बुलाता है और सुनीता को सारी बात बताता है कि ऐसे ऐसे तांत्रिक जी ने बोला। उसको वो लड्डू भी दिखाता है कि ये वाला लड्डू है, कैसे भी करके ये लड्डू तू रश्मि को खिला दे। सुनीता क्या करती है, वो लड्डू का डब्बा लेके जाती है और सबको अपनी क्लास में जो उसकी भी फ्रेंड्स हैं उनको बोलती है कि मैंने प्रसाद लगाया है और अपने हाथों से ही वो सबको लड्डू खिला रही है। तो वो पर्टिकुलर लड्डू वो रश्मि को खिला देती है और रश्मि वो लड्डू खा लेती है। और लड्डू खाने के बाद क्या होता है ये सब तो आपको समझ आ ही गया होगा, पर जितना समझ आया उतना काफ़ी नहीं है क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक होने वाला है। कहानी में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलते हैं आगे। अभी रश्मि को लड्डू खाए हुए 1 घंटा ही हुआ है कि वो क्या देखती है कि क्लास की विंडो पर एक लड़का खड़ा हुआ है और लगातार वो रश्मि को स्टेयर किए जा रहा है। पहले तो रश्मि उसे घूर के देखती है लेकिन वो एक टकटकी लगा के उसे देखा जा रहा है, तो वो अपने बगल में बैठी लड़की को ना हिला के बोलती है देख देख कैसे घूर रहा है मुझे। और जैसे ही वो दोनों विंडो पे देखती हैं तो वहां पर कोई भी नहीं होता। तो लड़की बोलती है कौन घूर रहा है, तो रश्मि बोलती है यार अभी यहाँ पे एक लड़का खड़ो के घूर रहा था, पहले तो ये पीछे पीछे आते थे, अब तो इन्होंने खिड़कियों से ही घूरना शुरू कर दिया। ऐसे ही वो थोड़ा सा हंसी मजाक करते हैं और वापस से अपना लेक्चर अटेंड करते हैं। अब लेक्चर खत्म हो जाता है तो रश्मि को थोड़ा सा अनईजी फील हो रहा है अब, तो वो अपनी फ्रेंड कल्पना के साथ कहती है चला यार वॉशरूम तक जाके आते हैं, थोड़ा सा ना मुझे अनईजी फील हो रहा है। तो वो दोनों वॉशरूम जाते हैं और रश्मि अपना अंदर से डोर बोल्ट करती है। हार्डली अभी उसने डोर बोल्ट किया ही है कि विद इन
5-6 सेकंड्स ना डोर पे नॉक होना स्टार्ट होता है। तो रश्मि बोलती है आ रही हूँ यार बाहर, और वो फिर उसके बाद लगातार नॉक हुए जा रहा है। तो ये रश्मि काफ़ी इरिटेट होती है, दरवाज़ा खोलती है, देखती है बाहर कोई भी नहीं है। तो वो ना बाहर निकल के बोलती है कल्पना को, क्या यार तू क्या कर रही है ऐसे? तो कल्पना बोलती क्या हो गया? कहते लगातार तुम नॉक किए जा रही है डोर को। तो कल्पना बोलती मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं। रश्मि कहती छोड़ यार, मुझे ना ये मजाक पसंद नहीं है, एनीवेज चल। तो दोनों चलते हैं। अब रश्मि थोड़ी चिड़चिड़ी सी भी हो रही है और उसको बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा, तो वो घर चली जाती है। घर जाके भी रश्मि को चक्कर ही आ रहा होता है, तो जाके अपने रूम में लेट जाती है और वो लिटरली सोए जा रही है। उसकी मम्मी आती है, उसको खाने वाने के लिए पूछती है, मना कर देती, कहती मेरे सर में दर्द हो रहा है, और वो सोती रहती है। रात में करीब 12:30-1 बजे उसकी आंख खुलती है एंड शी इज फीलिंग लिटरली हंग्री। मतलब उसे इतनी भूख लग रही है, उसे ऐसा लग रहा है जैसे ना उसके अंदर जान ही नहीं बची। अब सब सो चुके हैं घर में, मम्मी ने पहले ही जगाया था उसको डिनर के लिए भी, पर वो नहीं उठी थी। तो किचन में जाती है देखने के लिए कि यार कुछ हो तो मैं खा लूँ, या फ्रिज में कुछ हो मैं खा लूँ। तो किचन में अपना कुछ देख ही रही होती है कि उसको ना पीछे से आवाज़ आती है, रश्मि। पीछे मुड़ के देखती है, वही लड़का उसको किचन के दरवाजे पे खड़ा हुआ दिखता है जो उसको विंडो पे कॉलेज में खड़ा हुआ दिखा था, और वो उसे बहुत क्रीपी स्माइल दे रहा है। रश्मि इतनी जोर से चीखती है, इतनी जोर से चीखती है, उसके घर वाले सारे भागे भागे आते हैं, और विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स वो लड़का गायब हो जाता है। और रश्मि ने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, मतलब ऐसा नहीं था कि उसका कोई वहम था। फिर भी वो बोलती है अपने पापा को, अपने भाई को कि ऐसे ऐसे एक लड़का मुझे क्लास में परेशान कर रहा था और वो यहाँ पर आ गया, ये वो। तो घर वाले भी वो जाते हैं, उनको भी पता है कि हाँ ये सब कुछ होता रहता है। वो जाते हैं, घर में देखते हैं, आंगन में देखते हैं, छत पे देखते हैं, कहीं पे भी कोई नहीं उनको मिलता है। घर की कुंडी भी अंदर से सब बंद है। तो रश्मि को बोलते हैं तेरे को ऐसे ही लगा होगा, या हो सकता है कि अगर कोई हो भी तो छत वत से भाग गया हो, तो फिक्र नहीं कर, चीज़ें ठीक है। और रश्मि की मदर उसको वापस से सुला देती है और आज वो उसी के साथ सो जाती हैं। दूसरे दिन भी रश्मि कुछ खास इजी फील नहीं कर रही है, तो वो अपना देर तक सोती रहती है। पापा ऑफिस चले गए हैं, भाई जो है वो स्कूल जा चुका हुआ है, और मदर अपना घर पे है। तो मदर उसको आवाज लगाती है, रश्मि रश्मि। रश्मि जाती है उठ के, तो उसकी मम्मी ना पूड़ियाँ तल रही होती है गैस पे। तो उसको बोलती हैं कि ये 4-5 पूड़ियाँ रह गई हैं, तो उसे निकाल दे, मैं तब तक नहा कर आती हूँ, फिर हम लोग साथ में नाश्ता कर लेंगे, आज मैंने भी नाश्ता नहीं किया है। तो रश्मि बोलती है ठीक है। अब मम्मी नहाने चली गई हैं, ये पूड़ियाँ निकाल रही है। गैस पे एक जग रखा हुआ है पानी से भरा हुआ, और ये पूड़ियाँ निकाल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अचानक से वो जग अपने आप स्लिप होता है और उसका पानी कढ़ाई में, जो एकदम गर्म तेल होता है, उसमें गिरता है, और तेल में से एकदम ऐसे छींटे बर्स्ट होते हैं बुरी तरीके से। पूरा ना, आपको पता है जब तेल एकदम गर्म होता है उसमें आप पानी डालोगे और तेल खूब सारा है, तो वो एकदम बाहर निकल के छलक पड़ता है, और तेल बाहर निकल के रश्मि के माथे पर, गाल पर, हाथ पर, पेट पर, सारी जगह लगता है। और जहाँ जहाँ उस तेल के बड़े बड़े छींटे पड़े हुए हैं, वो सारी जगह रश्मि जल जाती है। रश्मि इतनी जोर से चीखती है, मम्मी बचाओ, और वो भागी भागी उसकी मम्मी आती हैं, और वो भी रश्मि को देख के रोने लगती हैं, चीखती हैं, चिल्लाती हैं, और पड़ोसियों को बुला कर लाती हैं। पड़ोसी आते हैं, उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहाँ उसके फादर को भी इन्फॉर्म किया जाता है कि ऐसे ऐसे करके रश्मि को चोट लग गई है और फिर ये एक्सीडेंट हो गया है। और एडमिट करने के बाद रश्मि को काफ़ी निशान आ गए हैं पूरा, मतलब उसके चीक पे, एक तरफ का उसका माथा खराब हो गया हुआ है, हाथ पे। तो ये काफ़ी बड़े बड़े फफोले जिन्हें हम बोलते हैं, जो बॉयल्स हो जाते हैं, वो पड़ गए हैं। और रश्मि और उसकी मदर दोनों की हालत मतलब बहुत ख़राब है, और रश्मि दर्द से करा रही है और बार बार एक ही चीज़ बोल रही है, वो जग अपने आप गिर गया, मैंने कुछ नहीं किया था, जग अपने आप गिर गया। पर रश्मि की हालत इतनी ख़राब है, तो लोगों को ये भी लग रहा है, मतलब उसकी मदर को भी लग रहा है अपने आप ऐसे नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं हाथ लग गया होगा या कुछ हो गया होगा। लेकिन अभी उसकी खुद की इतनी ख़राब हालत है, तो हम उसे क्या ही ब्लेम करें, क्या बोलें। तो सब उसे बस उस सांत्वना दे रहे हैं, उसके फादर भी, उसकी मदर भी, कोई बात नहीं बेटा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और अभी उन्होंने रश्मि को आईना नहीं दिखाया है कि वो किस तरह जल गई है। जिस लड़की को अपनी खूबसूरती का इतना घमंड है, अब उसके चेहरे पे बहुत सारे निशान आ चुके हुए हैं और अभी उसको इसका पता नहीं है। एक दिन ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद डॉक्टर्स भी रश्मि को डिस्चार्ज कर देते हैं। घर पहुंचती है, घर पहुंचने के बाद जैसे ही वो आईना देखती है, वो पूरी तरीके से
ब्रेक हो जाती है, पूरी तरह रोती है। अब माँ इधर से आती है, उसको समझाती है बेटा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे प्लास्टिक सर्जरी करा देंगे, निशान चले जाएंगे। वो उससे कन्वेंस करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ये लोग कोई बहुत रिच लोग नहीं है, एक बहुत ही हम्बल फैमिली से, मतलब लोअर मिडिल क्लास फैमिली से जो बिलोंग करते हैं ये लोग, मतलब एक टाउन में रहते हैं, तो छोटा मोटा काम है। और वो जानती है कि ये निशान अब आ गए हैं, ये कभी भी नॉर्मल उसका चेहरा नहीं हो सकता। और जिस तरीके का चेहरा उसने अपना देखा है और जिस पे उसको इतना घमंड था, अब उसी को लेके आज वो इतना बुरा फील कर रही है, बहुत रोती है। उसकी मम्मी उसको अंदर रूम में लिटाती हैं और अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि रश्मि को हम 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। इनको समझ आ जाता है कि ये लड़की इस वक्त इतनी डिप्रेशन में है कि कोई भी गलत स्टेप ले सकती है। तो उस दौरान रश्मि के साथ परमानेंट या तो उसकी मदर या ब्रदर या फादर या नेबर या रिलेटिव या XYZ कोई भी हो, लेकिन उस रश्मि को वो लोग बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ते थे। यहाँ तक कि इवन वो रेस्टरूम जाती थी तो कोई ना कोई उसके साथ बाहर खड़ा होता था और उसको बोल्ट नहीं करने देते थे, क्योंकि वो बहुत डिप्रेशन में आ गई थी। इवन रात में रश्मि की मदर उसके साथ सोया करती थी। अब रश्मि के घाव धीरे धीरे ठीक होने लगे थे, हीलिंग हो रही थी, निशान तो जाने नहीं थे क्योंकि काफ़ी गहरा जल गया था। और रश्मि को अब रोज़ अपनी वो सारी चीज़ें रियलाइज़ होती थी जो उसने दूसरों के साथ की, जो उसने गलत किया। वो बहुत माफ़ी मांगती थी ईश्वर से, रोती थी, पर डैमेज ऑलरेडी हो चुका हुआ था। इस एक्सीडेंट के बारे में रश्मि के कॉलेज में भी पता चला और उसकी फ्रेंड्स उसके घर मिलने आई और सुनीता भी उनमें से एक थी। और रश्मि को देखकर सुनीता को बहुत बुरा लगा। अपनी फ्रेंड्स को देख के रश्मि रो रही थी, बिलख रही थी और बार बार यही बोले जा रही थी मैं सबका मजाक उड़ाती थी, इसीलिए भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। और मतलब वो लिटरली इतनी डिप्रेशन में थी और वो उसकी बेबसी साफ दिखाई दे रही थी, जिसको देख के सुनीता का भी दिल पिघल गया। सुनीता अपने आप से ही अंदर अंदर ये बोले जा रही थी मैंने ऐसा तो नहीं चाहा था, मैं इसे सबक सिखाना चाहती थी पर मैंने ऐसा तो नहीं चाहा था। खैर ये सारी चीजें हुई, फ्रेंड्स वापस घर चली गई, रश्मि की जिंदगी वैसे ही चली जा रही थी। पर इस दौरान सुनीता रोज उससे मिलने आने लगी और इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो गई। करीब 1-1.5 महीना बीत चुका था इस चीज को। सुनीता रोज रश्मि के घर आती थी, उसके लिए नोट्स लेकर आती थी। तो अब रश्मि की मम्मी ने भी बोला कि बेटा अब तुम कॉलेज जाना शुरू करो। सुनीता ने भी उसको कन्विंस किया। पहले तो रश्मि कन्विंस नहीं हो रही थी, जैसे तैसे करके उसने हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटा के वो फाइनली कॉलेज जाने के लिए तैयार हुई। नेक्स्ट डे सुनीता ने उसको बोला कि मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी और हम दोनों साथ में कॉलेज चलेंगे। तो सुनीता रश्मि को लेने आ गई और वो दोनों साथ में कॉलेज गए। कॉलेज में ऑब्वियसली कॉलेज की इतनी खूबसूरत लड़की, उसको सब देखते थे और आज उसको सब देख रहे हैं, बट बहुत दीनहीन नजरों से देख रहे हैं। कुछ लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं जिन्हें जेलसी थी। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो फील कर रही होगी। तो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, वो आंसू उसके चले ही जा रहे थे। उसके लिए भी इस एक्सीडेंट के बाद ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था बाहर निकलने का, पब्लिक को इस तरह फेस करने का। तभी उसका सामना अनूप से होता है और वो अनूप को देखती है और उसका बस रोना निकल जाता है। वो भागते हुए रेस्टरूम जाती है और रेस्टरूम में रो रही होती है। अब रश्मि रो वो के अपने आंसू पोंछ रही होती है और वापस क्लास की तरफ जाने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ती है तो एक लड़की एंटर कर रही होती है। अब कई बार होता है ना कि आप ऐसे निकल रहे हो, आपके सामने अचानक से कोई आ जाए तो आपकी चीख निकल जाती है। तो उस लड़की की वैसे ही चीख निकल गई रश्मि को देख के और रश्मि को ये लगा कि वो ये हादसे का शिकार हुई है, तो उसका चेहरा बहुत भयानक लग रहा है और इस चीज़ को वो बिल्कुल नहीं झेल पाई और वो भागते भागते अपने घर चली जाती है कि मुझे अब कॉलेज में आना ही नहीं है। रश्मि ने भी अब धीरे धीरे ये चीज़ एक्सेप्ट करनी सीख ली थी। अब रश्मि बहुत चिंतन करती है अपने रूम में जाकर और फाइनली डिसाइड करती है कि अब बहुत हो गया, एक ही चीज़ है कि मुझे जीना है और इन्हीं चीज़ों के साथ जीना है, इन्हीं स्कार्स के साथ जीना है, तो अब मैं कमज़ोर नहीं पड़ूंगी। और अपनी माँ को बोलती है माँ आज से आप अपने रूम में सोना और मेरी परेशानी मत लेना, मैं ठीक हूँ और मैं आपको अच्छे से जी कर दिखाऊंगी। रश्मि की जो मदर है ये बात सुन के काफ़ी खुश होती हैं, उसका जो कॉन्फिडेंस था वो देख के खुश होती हैं और वो उसके सर पे हाथ फेरती हैं
और सोने चली जाती हैं। करीब रात के 2-2:30 बजे रश्मि की मदर की आंख खुलती है, तो उनको लगता है कि चलो मैं एक बार जाके देख लूं कि रश्मि ठीक ठाक सो रही है या नहीं। जब रश्मि की मम्मी को रश्मि उसके कमरे में नहीं दिखती तो वो घर में ढूंढती हैं, उसे वो वहाँ भी कहीं नहीं नजर आती। तो उसके पापा को जगाती है, बोलती हैं कि रश्मि घर पे नहीं है, आप देखो पता नहीं रश्मि को क्या हो गया। बहुत घबराई हुई हैं, क्योंकि उस एक्सीडेंट के बाद पहली बार ऐसा था कि माँ ने रश्मि को अकेला छोड़ा था, और वो भी रश्मि के कहने पर। और जिस तरीके का कॉन्फिडेंस उन्होंने रश्मि के चेहरे पर देखा था, उसी वजह से उन्होंने छोड़ा था। लेकिन उन्हें अब लग रहा था कि शायद उन्होंने कोई गलती कर दी। उधर पापा उठते हैं, भाई को जगाते हैं, और ये सारे मिलकर रश्मि को देख रहे हैं। लेकिन घर के दरवाजे अंदर से बंद है, तो बाहर जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। फिर ये लोग छत पे जाते हैं। छत पे जाते हैं तो क्या देखते हैं कि रश्मि छत के बीचों बीच बैठी हुई है। थोड़ा और नज़दीक जाते हैं तो देखते हैं कि रश्मि के हाथों में काफ़ी खून है। छत पे एक बल्ब जल रहा है, मतलब हल्की सी रोशनी हो रही है, कोई बहुत ज़्यादा रोशनी है कि आपको सब कुछ बहुत क्लियर दिख रहा है। रश्मि की माँ घबरा जाती है, रोते रोते भाग के रश्मि को गले लगा लेती है, रश्मि तूने क्या किया। और ये सब कुछ हो रहा है, मतलब सेकंड्स में हो रहा है। और उसी दौरान रश्मि आदमी की आवाज़ में हंसना शुरू कर देती है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ। रश्मि की माँ थोड़ा सा पीछे हटती है, रश्मि को देखती है, तभी रश्मि का भाई चिल्लाता है, मम्मी ये क्या है। सबकी नज़र रश्मि के बगल में पड़ी हुई एक मरी हुई बिल्ली पर है, जिसको किसी ने ऐसा लग रहा है कि जैसे ना फाड़ दिया हो, लिटरली फाड़ के मारा हो। और ये रश्मि आदमी की आवाज़ में हंसे जा रही है, हंसे जा रही है। तो उसी मोमेंट इन लोगों को समझ में आ गया है कि ये खून रश्मि का नहीं है और कुछ गड़बड़ है। इधर रश्मि के घर की चीख चिल्लाहट सुन के, रश्मि की इतनी ज़ोर ज़ोर से हंसी सुन के पड़ोसी भी जाग जाते हैं और ऊपर आ जाते हैं। वो एक टाउन है और बहुत रिच लोग वहाँ पर नहीं रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बाहर भी सोते हैं और छत पे भी सोते हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब बहुत आसपास ही हो रही हैं और ये आवाज़ें आसपास जा रही हैं, तो लोग उठ गए हैं। मोहल्ले के काफ़ी सारे लोग रश्मि के घर पे आते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है, और वो लोग रश्मि को खींच रहे हैं कि चल रश्मि नीचे चल, चल रश्मि नीचे चल। और रश्मि कोई रिप्लाई नहीं कर रही है, वो बस हंसे जा रही है, हंसे जा रही है, हंसे जा रही है। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए आप इस कहानी का पार्ट 2 देखिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कहानी काफ़ी लंबी है, इसलिए मुझे इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ रहा है। रिकॉर्ड मैं आज ही कर रही हूँ, पर एडिट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और आपको कहानी देर से ना मिले, इसके लिए मैं पार्ट 2 लेकर आऊँगी। तो आगे क्या हुआ ये जानने के लिए आप पार्ट 2 देखिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आप भी अपनी कहानियाँ मुझे भेज सकते हैं m.rstories@gmail.com पर। तो जल्दी मिलते हैं पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।